नमस्ते। सार्क लीगल शो में मैं आपकी होस्ट नेहा दत्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछले कई एपिसोड्स में हमने आपको पीएमएलए एवं ईडी से संबंधित कई जानकारी साझा की है। उम्मीद करती हूँ उन जानकारियों के द्वारा आपकी लॉ की समझ और बढ़ी होगी। तो चलिए इसी क्रम में आगे बातचीत करते हैं उनसे जिन्हें आप सभी एसी सिंह के नाम से जानते हैं। 41 वर्षों से बहैसियत वकील, सरकारी वकील और विधि सलाहकार रहे हैं। इन्होंने दिल्ली पुलिस, सीबीआई और ईडी को बतौर विधि सलाहकार और लोक अभियोजक के रूप में उत्कृष्ट योगदान दिया है। इन्हें भारत सरकार तथा यूएनओडीसी में संयुक्त रूप से यूएनसीएसी के रिव्यू मैकेनिज्म में नामांकित किया गया है तथा इन्हें साउथ कोरिया एंड रिपब्लिक ऑफ वनवाटू के भ्रष्टाचार कानूनों का आकलन करने हेतु नामांकित भी किया गया था, जिसे इन्होंने भली भांति सुचारू रूप से संपूर्ण किया। इसी संबंध में इन्होंने यूएनओडीसी के वियना स्थित कार्यालय में कई सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया और सम्मानित हुए। वर्तमान में सार्क लीगल में अधिवक्ता के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं। तो चलिए हम आपको अपने खास मेहमान से मिलाते हैं, श्री एसी सिंह सर। सर, आपका स्वागत है इस एपिसोड में। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में क्या कोई ऐसा प्रावधान है जो अन्य कानूनों पर अपना ओवरराइडिंग इफेक्ट स्थापित करता है? देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है कि देखिए धारा 71 है पीएमएलए 2002 में जो ये कहता है कि दिस एक्ट शैल हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट। ओवरराइडिंग का मतलब है कि इसके पहले जो भी कानून है उन कानूनों पे ये कानून प्रभावी रहेगा जी। अब रहा सवाल इसका कि कब से, तो जिस दिन से ये कानून लागू हुआ, ये कानून लागू हुआ 1 जुलाई 2005 से। तो मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूँगा, सरफेसी कानून है। सरफेसी कानून भी 9 मई 2005 को लागू हुआ, परंतु पीएमएलए चूंकि लेटर डेट का कानून है, अतः ये सरफेसी कानून के ऊपर भी लागू होगा जी सर। अब रहा सवाल इसका कि ये क्यों बनाया गया, तो इसके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट का ही बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है। उस जजमेंट का नाम है सॉलिडेयर वर्सेस फेयर ग्रोथ। उस जजमेंट में ये बताया गया कि जब भी लेजिस्लेचर कोई कानून पास करता है और पूर्व में भी उसने इस प्रकार का कोई कानून पारित कर रखा है तो उसको ये ज्ञात है, लेकिन वो चाहती है, लेजिस्लेचर ये चाहता है कि नया कानून जो है ये प्रभावी हो। तो लेटर लॉ शैल प्रिवेल ओवर द फॉर्मर लॉ, पहली बात। दूसरी बात है कि अगर आप पीएमएलए ध्यान से पढ़ें तो इसमें एक धारा है, धारा 65 जी सर। मेरा ये मानना है कि धारा 65 धारा 71 का भी अपवाद है, एक्सेप्शन है जी सर। क्यों है? इसमें धारा 65 में ये कहा गया कि भाई ये सही है कि ऑल द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल प्रिवेल अपॉन, लेकिन दूसरी बात कही गई कि ऑल द प्रोविजंस ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 शैल अप्लाई जी सर अनलेस इट इज इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ पीएमएलए 2002। अब देखिए सवाल आया, मैं उसमें भी एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। क्या हुआ कि धारा 102 सीआरपीसी है जिसमें पुलिस के पास इस प्रकार का अधिकार है कि किसी भी संपत्ति को अगर उसको ऐसा लगे कि चोरी की है या किसी अपराध से संबंधित है तो वो रीजन टू सस्पेक्ट के बेसिस पे उस संपत्ति को जब्त कर लेगा। अच्छा जी। लेकिन सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 102 कहता है कि विद इन 24 आवर्स वो पेश करेगा। कहाँ पेश करेगा?
बिफोर मैजिस्ट्रेट हैविंग जुरिडिक्शन, यानी ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष जिसको उस मामले में संज्ञान लेने का अधिकार है। अगर कहीं दूसरे बियॉन्ड जुरिडिक्शन किया है तो वहाँ से वो आदेश लेगा कि हमें टाइम दिया जाए 2 दिन 3 दिन का, so that I can go, you will take time, so that he can undertake journey and produce it before the magistrate having jurisdiction। ये तो है प्राविधान CRPC धारा 102 उपधारा 3 के अंतर्गत। PMLA कानून में या तो स्पेशल कोर्ट है, यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी जब्त की जाती है या अटैच की जाती है तो वो प्रॉपर्टी मजिस्ट्रेट के पास या स्पेशल कोर्ट में नहीं प्रोड्यूस होती। वो प्रोड्यूस कहाँ होती है उसके बारे में इजाज़त एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से ली जाती है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 6 ऑफ PMLA। तो देयर इज डायरेक्ट इनकंसिस्टेंसी। वहाँ तो कह रहे हैं CRPC में कि मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिडिक्शन, PMLA में मजिस्ट्रेट का कोई मतलब ही नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। तो इसी वजह से अब एक और उदाहरण देता हूँ। CRPC के अंतर्गत चैप्टर 12 में जब भी कोई तफ्तीश या इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो वो चैप्टर 12 के अंतर्गत की जाती है। अब चैप्टर 12 स्टार्ट कहाँ से होता है? धारा 154 CRPC से। और जब वो IO चार्जशीट दाखिल करता है वो है सेक्शन 173, 174, 175, 176, ये इंक्वेस्ट से संबंधित है, इट इज नॉट मटीरियल। अब रहा सवाल इसका कि 154 में FIR ED क्यों नहीं फाइल करता? क्योंकि ED ऑफिसर्स आर नॉट पुलिस ऑफिसर, तो देयर इज अपरेंट इनकंसिस्टेंसी। व्हाई डू ED नॉट रिकॉर्ड द स्टेटमेंट अंडर 161? ED को धारा 50 उपधारा 2-3 के अंतर्गत अधिकार हैं स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के। अच्छा जी सर। जो कि साइन किया जाएगा। धारा 161 का बयान, धारा 162 कहती है नो सच स्टेटमेंट शैल बी साइन। देयरफॉर देयर इज अपरेंट इनकंसिस्टेंसी। अब रहा सवाल इसका कि अरेस्ट। अब अरेस्ट में सेक्शन 19 में प्रोसीजर दिया हुआ है। जैसे पुलिस ऑफिसर धारा 157 में अगर अरेस्ट करेगा तो रीजन टू सस्पेक्ट पे करेगा। सेक्शन 19 में ED अधिकारी, असिस्टेंट डायरेक्टर एंड अबव जब किसी की गिरफ्तारी करेंगे तो देयर मस्ट बी रीजन टू बिलीव एंड दैट रीजन टू बिलीव मस्ट बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग and such reason to believe should be to the extent that the accused is guilty of the offense of money laundering। तो ये कंडीशन जब फुलफिल होंगी तभी वो गिरफ्तार कर सकता है। तो अगर आप 65 में देखें तो उन्होंने अरेस्ट की बात भी कही है और उन्होंने प्रोसिक्यूशन की बात भी की है। अब प्रोसिक्यूशन की बात की है तो प्रोसिक्यूशन तो कोर्ट ऑफ लॉ का सब्जेक्ट है, तो उसमें कहीं पे इनकंसिस्टेंसी होने का सवाल ही नहीं होता है। बस सवाल कहाँ होता है? कोर्ट, नॉर्मल कोर्ट में एक सेशन की अदालत स्वयं कॉग्निजेंस नहीं लेती। सेशन कोर्ट कॉग्निजेंस अगर ले सकती है तो धारा 193 CRPC के अंतर्गत ले सकती है, जहां एक बहुत बड़ी कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी का डिफेमेशन हुआ हो। अदरवाइज कॉग्निजेंस लेने का अधिकार मैजिस्ट्रेट हैविंग जुरिडिक्शन को, वो कॉग्निजेंस लेगा, डॉक्यूमेंट सप्लाई करेगा 207 में और उसके बाद धारा 209 में उसको कमिट कर देगा बिफोर सेशन जज फॉर ट्रायल। यहाँ इस कानून के अंतर्गत स्पेशल कोर्ट, ऑल्दो इट इज द कोर्ट ऑफ सेशन, नॉनदलेस इट इज ओरिजिनल कोर्ट फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस। यहाँ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि धारा 44(1)B में क्लियरली मेंशन्ड है
The special court shall take cognizance on the basis of complaint filed by an authority duly empowered in their behalf without accused being committed to it for trial. That means कि स्टेट अवे कंप्लेंट फाइल की जाएगी, आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा. इट इज नॉट ए चार्जशीट, क्योंकि स्पेशल कोर्ट सिर्फ रिटन कंप्लेंट के बेसिस में और 45 की उपधारा 1 के प्रोवाइजो में ये कहा गया है कि डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. तो वर्तमान में असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल का अधिकारी सक्षम है कि वो क्रिमिनल कंप्लेंट धारा 45 और सपठित धारा 44 के अंतर्गत स्पेशल कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करे और उसके बाद अग्रिम कार्रवाई, आगे की कार्रवाई स्पेशल कोर्ट करेगा. तो इस वजह से इनकंसिस्टेंसी को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है. सीआरपीसी के सारे प्रोविजन अप्लाई नहीं करेंगे विच आर नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ पीएमएलए. जी सर, कमाल का सेशन था. जिस तरह से सर ने सभी सवालों के जवाब दिए वह तारीफे काबिल है. तो दोस्तों, देखा आपने छोटी छोटी जानकारी किस तरह से राह आसान कर सकती है. इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे अपने अगले एपिसोड में. तब तक के लिए मैं आपकी होस्ट स्नेहा दत्ता आप सभी से विदा लेती हूँ. जय हिंद.